चलिए थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पुत्री होती है कार्नेलिया। तो कार्नेलिया से इनकी शादी होती है। एक किस्सा मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। कार्नेलिया जो थी ये मन ही मन चंद्रगुप्त मौर्य को चाहती थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य को ये चाहती थी, लेकिन एक राजकुमारी दूसरे राजकुमार यानी राजा को अपने मन की बात बताए तो कैसे। अब इनकी मन की बात जो है पूरी हो जाती है कब, जब इनको पता चलता है कि इनके पास इनके पापा यानी सेल्यूकस निकेटर के पास प्रस्ताव आया है इनकी शादी का। चूँकि हार चुके होते हैं सेल्यूकस निकेटर, तो ये मन ही मन बहुत खुश होती है कि चलो मुझे मनचाहा वर अब मिल जाएगा। जब ये इनकी शादी जाती है तो इनको दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो यहाँ की टैक्सेशन व्यवस्था थी वो सभी मिल गई किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और आगे देखते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य। श्रीगुप्त जो हैं 240 ईसा पूर्व में 240 एडी में इसकी स्थापना करते हैं गुप्त साम्राज्य की, और 280 तक ये शासन करते हैं। इसी गुप्त साम्राज्य में एक व्यक्ति आते हैं समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन होने का गौरव प्राप्त है। तो नेपोलियन का नाम आप लोग याद रखेंगे। फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी नाम इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। 1804 में कैसे ये सत्ता में पूरा अपना एक बृहत रूप फैलाता है, उस बात को जानेंगे। और 1815 में कैसे इसको वाटरलू के बाद भेज दिया जाता है पकड़ करके जेल में, है ना। यहीं इस गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त सेकेंड आते हैं, जिनके शासनकाल में फाहियान इंडिया आते हैं। आगे मूव करते हैं और हम लोग देखेंगे अब स्टोन एज को थोड़ा सा और डिटेल में। तो स्टोन एज का डिवीज़न किया गया है 4 युगों में। उसमें पहला हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ है। चूँकि पूरा पाषाण काल की जो समय सीमा है वो 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक हम लोग मानते हैं पूरा पाषाण काल की। और इसी समय औजारों की खोज भी होती है। अब चूँकि ये औजार बड़े बड़े पत्थरों के हुआ करते थे, और इन औजारों के बारे में सबसे पहले जो व्यक्ति थे खोज किए उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इन औजारों की खोज की 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी को याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसी साल महात्मा स्वामी विवेकानंद जो होते हैं उनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का। तो उनके डेट ऑफ बर्थ से हम लोग याद रख सकते हैं। देन मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, जिसका समय जो है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। देन वी आर मूविंग फर्दर एंड नाउ इट इज़ द नियोलिथिक एज यानी नौ पाषाण काल। 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना गया है। और नियोलिथिक एज में ही सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है गेहूँ। तो गेहूँ सबसे पहला जो फसल है वो इस्तेमाल किया गया मानव के द्वारा। वहीं सबसे प्रमुख जो
प्रयुक्त किए जाने वाला अन्न यानी ग्रेन था, अनाज था, वो था चावल। और इसी समय पहिया का आविष्कार होता है। तो पहिया का आविष्कार इस समय होता है नवपाषाण काल में। और मनुष्य जो है अस्थाई निवासी होता है इस समय, अस्थाई निवासी हुआ। और सबसे पहले उसने कुत्ता को पालतू बनाया, यानी कुत्ता पालने का प्रचलन सबसे पहले होता है नवपाषाण काल में। अब चूँकि मानव अस्थाई हो गया तो वो भोजन के लिए अपने आसपास किसी चीज़ का ऐसा स्रोत चाहेगा जिससे कि हमेशा उसे अन्न प्राप्त होता रहे, और इसके लिए उसने कृषि की शुरुआत की। तो कृषि की शुरुआत भी नियोलिथिक एज में ही होती है, जिसमें सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो गेहूँ और प्रयुक्त होने वाला चावल। गेहूँ की बात करें हम लोग तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, जहाँ से गेहूँ के प्राप्त होने की साक्ष्य मिले हैं। वहीं चावल के साक्ष्य की बात करें तो यूपी में एक जगह है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम लोग चल्कोलिथिक एज की, यानी ताम्रपाषाण काल की। 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय काल है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग चाल्कोलिथिक और नियोलिथिक में थोड़ा सा ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आया है। यानी जैसे एक समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं तो सबके एज में कुछ ओवरलैपिंग होती है। जैसे ऐसा नहीं कि एक मानव आया उसके बाद उसके जीवन लीला समाप्त होने के बाद दूसरा मानव आया, ऐसी नहीं है। हर समाज में बहुत सारे परिवार रहते हैं और सभी परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो उनके जन्म में कैसे ओवरलैपिंग होता है, वैसे ही यहाँ पैरेलली नियोलिथिक भी चल रहा था और चाल्कोलिथिक भी चल रहा था। तो कुछ समय आगे पीछे उसमें ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला या सबसे पहला जो इस्तेमाल किया गया तत्व था, मेटल था, वो था तांबा। और तांबा का सबसे पहले इन लोगों ने कुल्हाड़ी बनाया। ऐसा क्यों कहेंगे हम लोग, क्योंकि अगर जंगलों की कटाई करने के लिए आयरन की बात होगी कहीं, तो वो हम लोग बात करेंगे कि जब भी लोग कृषि के लिए गए होंगे तो उस समय उन लोगों ने आयरन का इस्तेमाल किया होगा। वैसे ही तांबा का प्रयोग करके इन लोगों ने कुल्हाड़ी बनाया। और ये कब की बात की जा रही है, चाल्कोलिथिक की, ताम्रपाषाण काल की। सबसे बड़ी जो बस्ती थी यहाँ पे वो थी इनाम गांव, जो जारवे संस्कृति का घोतक है। तो इनाम गांव में जो सबसे बड़ी बस्ती थी, यहाँ पे जारवे संस्कृति के लोग रहा करते थे। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखी है, उसको देख लेंगे हम लोग। पुरातत्व जो शास्त्र है इसके जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारत में आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं उसके सबसे पहले जो व्यक्ति खोज करता हुए हैं वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इनको भारत के पुरातत्व शास्त्र का जनक होने का गौरव प्राप्त है। भारत में जो है एक है हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही भारत का नाम जो है भारतवर्ष होने का प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले भारतवर्ष का ही इस्तेमाल हुआ है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। फिर एक है एरन अभिलेख जो भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है, और इसमें सबसे प्रथम बार किसी महिला के सती होने का सबसे पहले शुरुआत दिखा गया है। तो एरन अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि सती प्रथा की शुरुआत होती है, और इसको एबॉलिश किसने करवाया था, 1829 में हम लोग देखेंगे लॉर्ड विलियम वेंटिक के सहयोग से राजा राममोहन ने इसको स्टॉप करवाया था सती प्रथा को। 1829 में राजा राममोहन रॉय जो राजा की उपाधि लेते हैं, किससे, इनको राजा की उपाधि मिलती है अकबर द्वितीय से। अकबर द्वितीय से इनको राजा की उपाधि मिलती है। अकबर द्वितीय जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं, और इन्हीं की बात को लेकर के जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड। वहीं पे ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है 1933 में।
आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी 3 हिस्सों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, प्री, मैच्योर और पोस्ट। प्री की बात करें तो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। मैच्योर की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750। और यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कोई मैच्योर होता है तो उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो सबसे अच्छी होती है, यानी इसमें जो भी बातें हुई होंगी वो सबसे अच्छी बातें होंगी, और यही बातें हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देन पोस्ट में देखते हैं 1750 से 1000 ईसा पूर्व, और इस समय ऋग्वैदिक काल का भी ओवरलैपिंग होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं वैदिक एज के बारे में। यहाँ है वैदिक एज के बारे में देख रहे हैं हम लोग, यानी वैदिक काल भगवान के द्वारा, ये कहेंगे हम लोग कि इस समय ऋषि मुनि, भगवान, देवता आदि किया जो है उनके द्वारा बहुत सारे धर्मशास्त्रों या धर्म ग्रंथों का, वेदों का यहाँ फॉर्मेशन होता है। क्योंकि वैदिक काल को हम लोग नित्य कहते हैं, यानी इटर्नल। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये शाश्वत है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, नश्वर है। तो भगवान कैसे नश्वर हैं, ईश्वर कैसे नश्वर हैं, देवता कैसे नश्वर हैं, तो वैसे ही ये वैदिक एज है। इसमें ऋग्वैदिक काल यानी इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वहीं लैटर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल की बात करें हम लोग तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, और इसी समय आयरन एज की बात की गई है। तो आयरन एज भी लेटर वैदिक काल में आता है। हम लोग देखते हैं कि सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ है वेद, और वेद जो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का नाम याद रखना है। वेदों से जो शिक्षा मिलती है वो है वसुधैव कुटुंबकम की। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये अलार्म था मेरा, मोबाइल में अलार्म बज गया है। वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा मिलती है हम लोगों को वेदों से। वेद जो हैं ये संहिता कहलाए हैं जब चारों वेदों को एक साथ उल्लेखित कहीं पे बातें हों, तो चारों वेदों को एक समूह में हम लोग संहिता कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो वेद है, पहला वेद, वो वेद है ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद वो वेद है हम लोग का ऋग्वेद। ऋग्वेद की ब्राह्मण जो है वो है ऐतरेय। ये ब्राह्मण क्या होते हैं, तो वेदों को समझने के लिए वेदों में जो ऋचाएँ होती हैं, सूक्त होते हैं, तो इन सभी बातों को, सेक्ट को समझने के लिए हम लोग ब्राह्मण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्याकरण किसी भाषा की समझ बढ़ाती है, उसको डिकोड करने का तरीका सिखाती है, वैसे ही ब्राह्मण होते हैं। अब ऋग्वेद में अगर बात करें तो इसको जो पढ़ने वाला होता था, यानी पंडित या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इसको पढ़ सके, पढ़ता हो, उसको हम लोग होत्री के नाम से जानते थे। तो होत्री नाम याद रखेंगे हम लोग। चूँकि ऋग्वेद की रचना किए हैं महर्षि विश्वामित्र, और महर्षि विश्वामित्र के द्वारा रचित ये ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं, 10 से 28 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके 9वें मंडल में, थर्ड में मंडल जो है, इसमें सूरज यानी सूर्य भगवान की जो है उनकी चर्चा की गई है, और उनके लिए यहाँ पे गायत्री मंत्र, जो सावित्री देवता थे उनके लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। वहीं 9वें मंडल में भगवान सोम की बात की गई है, और 8वें मंडल में
हैंड रिटन यानी हाथों से लिखा हुआ यहाँ पे सिक्ट है, यानी ऋचाएँ यहाँ पे हाथों से लिखित हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है, इसको जो पंडित यानी पढ़ने वाले थे उनको कहते हैं हम लोग अर्घ्यु। तो अर्घ्यु कहते थे इनको। और यहाँ पे जो ब्राह्मण ग्रंथ की बात की गई है यजुर्वेद के लिए, वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले बिहार का जिक्र होता है। तो बिहार का नाम जब आएगा हम लोगों को, तो वो इतिहास किसकी होगी? शतपथ ब्राह्मण की बात होगी। और यजुर्वेद जो है ये गद्य शैली और पद्य शैली दोनों में लिखित है। तो गद्य शैली और पद्य शैली में लिखित जो वेद है वो है यजुर्वेद। देन इट इज़ सामवेद। सामवेद में जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते थे उनको कहते थे हम लोग उदात्री कहते थे हम लोग सामवेद में, सामवेद को पढ़ने वाले को। इसमें ब्राह्मण जो है ग्रंथ वो है 25। तो 25 ब्राह्मण ग्रंथ है। और वहीं म्यूजिक यहाँ पे देखेंगे हम लोग, म्यूजिक की स्रोत जो है यानी भारतीय संगीत के का जनक जो है वो है सामवेद। अब चूँकि ये जो सामवेद है ये हिस्टोरिकल बातें नहीं करता है, इसमें किसी भी हिस्ट्री की जानकारी का हम लोग अनुभव नहीं प्राप्त करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ऋषि अथर्वा के द्वारा रचित अर्थवेद जो है ऋषि अथर्वा के द्वारा रचित धर्मशास्त्र है। इसमें 731 जो है मंत्र है और 6000 पद्य हैं। यही इसकी ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गोपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद ही ह्यूमन लाइफ की बात करता है। ह्यूमन लाइफ में जो भी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सब की बात करता है अथर्ववेद। इसमें जादू टोना, प्रेम विवाह आदि वशीकरण बातों का जिक्र है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग ब्राह्मण्स के बारे में। तो ब्राह्मण्स क्या होते हैं? सिक्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो ऋचाएँ हैं, जो संस्कृत श्लोक हैं, उन सबको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में ये हम लोग को दिखाते हैं। पुराणों की बात करें तो पुराण जो है 18 हैं। और इन पुराणों की जो रचना हुई है उसमें लोमहर्ष का नाम आता है और उनके पुत्र उग्रश्रवा का नाम आता है। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, पिता और पुत्र ने मिलकर पुराणों की रचना की है और इनकी संख्या 18 है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पुराण है वो है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जो इतिहास है वो है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की बात की गई है और यही पुराण जो है सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक है। तो सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम जो है वो है हम लोगों का मत्स्य पुराण। वायु पुराण की बात करें तो इसमें गुप्त वंश की बात की गई है। अब कल के क्लास में देखें हम लोग बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास की शुरुआत करेंगे हम लोग कल से।